हेलो दोस्तों, मैं मुकुल आनंद आपका प्रेप टर्मिनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और आज ज्योमेट्री का पार्ट 2 है जिसमें हम एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने एजुकेशन में बीटेक किया है IIIT इलाहाबाद से और ये वो सारे एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि एंगल होता क्या है, व्हाट इज एन एंगल। तो एंगल क्या है कि एंगल्स दो रेस का कॉम्बिनेशन होता है जिसका एंड पॉइंट एक ही हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दो किरणें एक निश्चित बिंदु से अलग अलग दिशा में निकलती है तो उनके बीच का जो दूरी होती है तो उसको उन दोनों किरणों के बीच का कोण बोला जाता है या फिर रेखाओं के बीच का कोण बोला जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो एंगल एक एक बिंदु के साथ खींची हुई किरण को अगर हम उसका घूर्णन करा दे किसी दिशा में या रोटेशन करा दे तो उसका मेजरमेंट है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक O पॉइंट है। O पॉइंट से एक किरण निकली, रे निकली Q, और यहाँ से O पॉइंट से एक एक किरण और निकली जो है P। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो इसको क्या बोला जाएगा, ये इन दोनों किरणों के बीच का की जो दूरी है, जो स्थान है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको ही एंगल बोला जाएगा। तो ये एंगल थीटा। अब बात आती है कि एंगल तो चलो हमें पता चल गया कि एंगल एक टाइप का मेजरमेंट है कि हाँ हाँ। और एक चीज और बता रहा हूं मैं कि ये ओ जो पॉइंट है इसको बोला जाता है वर्टेक्स और इनको बोला जाता है आपका इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, और इसको बोला जाता है टर्मिनल साइड। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बात और कि अगर कोई एंगल ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ उसका रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो है, तो इस एंगल को बोला जाता है पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। और अगर इस एंगल को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में अगर घुमाया जा रहा है तो इसको बोला जाएगा आपका नेगेटिव एंगल। ऐसा नहीं है कि एंगल की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, हो सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, एंगल की वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ये चीज तो हमें पता चल गई कि एंगल एक टाइप का मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट आप कर रहे हो तो मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई यूनिट की तो जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने एंगल का मेजरमेंट कर दिया और बोला कि 10 हाथी घोड़े, ऐसा तो नहीं बोल सकते भाई। मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो तो कोई ना कोई यूनिट तो होगी। तो इसके इसके मेजरमेंट के लिए दो यूनिट्स होती है। एक तो आप इसको डिग्री में डिनोट कर सकते हो और दूसरा आप इसे रेडियन में डिनोट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एंगल्स के टाइप कितने सारे होते हैं। तो एंगल के काफी सारे टाइप्स होते हैं, हम एक एक करके सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला होता है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। सेकंड होता है आपका राइट एंगल। थर्ड होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। फिफ्थ होता है आपका स्ट्रेट एंगल। सॉरी, फिफ्थ अब आएगा। फिफ्थ होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल।
6 होता है आपका कंप्लीट एंगल। अब एक एक करके इन सारे एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इनसे जुड़े हुए आगे और भी जो एंगल हैं जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है आपका एक्यूट एंगल, जिसको न्यून कोण भी बोला जाता है, हिंदी में न्यून कोण बोला जाता है। तो न्यून कोण क्या होता है कि ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो उस एंगल को हम न्यून कोण बोल देते हैं या फिर एक्यूट एंगल बोल देते हैं। ये दिखने में कैसा होगा? ये दिखने में भाई ऐसा होगा, इस हिसाब से। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 90 डिग्री रहेगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका? एक्यूट एंगल या न्यून कोण। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल को बोला जाता है हमारा समकोण। समकोण। तो समकोण क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका अगर मेजरमेंट करते हो तो वो हमेशा 90 डिग्री पर आए, 90 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो एट द एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री, वही सेम चीज। तो ये दिखने में कैसा होता है? ये एक सीधी खड़ी लाइन होती है, इसको बोला जाता है राइट एंगल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। अगर आपको किसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा एकदम सीधी दिखाई दे तो वो हमेशा 90 डिग्री होती है। तो एंगल पीओक्यू यहां पर कितना है? 90 डिग्री। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका ओब्ट्यूस एंगल, जिसे अधिक कोण बोला जाता है। अब अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम अधिक कोण बोलते हैं। देखो यहां पे यही सेम चीज लिखी हुई है, द एंगल हुज मेजरमेंट बिटवीन 90 डिग्री टू 180। ये 90 से छोटा नहीं हो सकता, 90 के बराबर नहीं हो सकता। इसकी जो वैल्यू चलेगी वो चलेगी आपकी 90 डिग्री से तो बड़ी लेकिन 180 डिग्री से छोटी। तो ये आपका जो एंगल होगा, ये अगर मैंने थीटा मान लिया तो ये 180 से तो कम होगा लेकिन ये 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो यही सेम चीज है कि जो पी ओ क्यू एंगल है वो 180 डिग्री से तो छोटा है लेकिन 90 डिग्री से हमेशा बड़ा रहेगा, तभी वो अधिक कोण कहलाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल, जिसको हम रिजु कोण भी बोल देते हैं। रिजु कोण या फिर सरल कोण, रिजु कोण, या इसको सरल कोण भी बोला जाता है। तो ये वो एंगल है जो 180 डिग्री रहेगा। मतलब एक सीधी पड़ी हुई लाइन को हम स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, एक पॉइंट है O, वहां से एक रे है Q और दूसरी रे जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसका जो माप होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। जो एंगल POQ है ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिजु कोण क्या होता है, जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो, जिसका मेजरमेंट करने पर उस एंगल की वैल्यू अगर 180 डिग्री आ रही है तो उसको स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई जा रही है, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी डायरेक्टली ये नहीं बोला जाएगा कि ये एंगल 180 डिग्री है। हो सकता है कि वो बोल दे कि ये एक राइट एंगल है या फिर ये एक स्ट्रेट एंगल है। तो ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही मदद प्रदान करेगा ये चीज। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल, जिसको बोला जाता है बृहत कोण। बृहत कोण। तो बृहत कोण क्या होता है? बृहत कोण ऐसा कोण जिसका अगर आप मेजरमेंट करते हो तो वो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है। तो ऐसे कोण को हम बृहत कोण बोलते हैं। जैसे ये दिखता कैसा है? ये भाई दिखता ऐसा है,
अगर हमने इस कोण को इधर से नापा तो ये नेगेटिव में आएगा, और इधर से अगर नापा तो ये पॉजिटिव में आएगा। अगर इधर से नाप रहे हैं, सपोज कीजिए कि मैंने बोल दिया कि ये -30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर पॉजिटिव में आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, 360 में से 30 माइनस कर दोगे, तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, 330 डिग्री का। और अगर आपको माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है इसमें से आप 360 में से आप 330 को घटा दो, तो ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव में आएगी। ये नेगेटिव में आएगी क्योंकि आपने एंगल इधर से निकाला है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि जिसका अगर मेजरमेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आती है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट जो है आपका कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, अगर कोई पॉइंट अपने रिवॉल्व करके अपने मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट करने पे वो वापस उसी अपनी इनिशियल साइड पे आ गया, जो आपकी ये इनिशियल साइड थी, इनिशियल साइड थी, और ये थी आपकी टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। अब ये इनिशियल साइड को अगर टर्मिनल साइड ओवरलैप करे, मतलब ये वाली चीज, तो ऐसा एंगल क्या कहलाता है, आपका कंप्लीट एंगल। मतलब उस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, आपकी 360 होगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका OPQ POQ एंगल जो है वो कितना है आपका 360 डिग्री। ये भी पूरा मिला हुआ होगा। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि एंगल से रिलेटेड अभी कुछ और एंगल्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, पहला होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसको बोला जाता है हिंदी में पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है कि जब दो एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री हो तो उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ये एक O पॉइंट है और इससे एक किरण निकली P, एक किरण निकली Q, ये आ गया इधर R। अब R के आने से क्या हुआ, ये जो 90 डिग्री का एंगल था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये अगर मैं इसकी वैल्यू थीटा करूं तो ये क्या हो गया θ1 और ये क्या हो गया θ2। तो इन दोनों का जो योग है θ1 प्लस θ2, ये 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये चीज फुलफिल हो गई तो इन दोनों एंगल्स को आप क्या बोल दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यही सेम चीज है कि POQ देखिए, P एंगल POQ ये वाला एंगल, और एंगल ROQ ये वाला एंगल। अब इसको हमने क्या माना था θ1, इसको क्या माना था हमने θ2। तो ये θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि पूरक कोण। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, जिनको बोला जाता है संपूरक कोण। संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका योग
180 डिग्री हो, ऐसे ऐसे एंगल्स को आप सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल देते हो। जैसे वहां पे क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या था कि अगर दो एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री आ रहा है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण बोला जा रहा था। अगर यहां पर दो एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री आता है तो इन दोनों एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल देते हैं। जैसे आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है, जैसे पूरक कोण का आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, इसका सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि एक एक कोण दे दिया आपको, थीटा वन दे दिया कि 30 डिग्री है। दूसरा कोण पहले एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप सोचने लग जाओगे कि पता नहीं क्या दे दिया, कैसा सवाल दे दिया, मेरा तो 1 नंबर 2 नंबर चले गए। लेकिन आपको अगर ये डेफिनेशन पता होगी कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होते हैं, जब उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो अगर दोनों का अगर हम सम करेंगे थीटा वन प्लस थीटा टू का, वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब थीटा वन की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी, 30 डिग्री। थीटा टू की वैल्यू निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हो। थीटा टू की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। तो थीटा वन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तभी होगा जब थीटा टू की वैल्यू 60 डिग्री होगी। आई होप इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। मैं नेक्स्ट मूव करते हैं। सेम यही चीज है कि संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण बताया मैंने आपको कि अगर दो एंगल्स थीटा वन प्लस थीटा टू का सम अगर 180 डिग्री हो, जैसे ये एक एंगल है, एक बीच में एक किरण आ गई जिसकी वजह से जो स्ट्रेट एंगल है वो दो भागों में विभाजित हो गया। तो अगर मैंने इसको थीटा वन बोल दिया और इसको थीटा टू बोल दिया तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि दो लाइनें परपेंडिकुलर लाइंस कब होंगी। तो दो लाइनें परपेंडिकुलर लाइंस तब होंगी जब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। और यहां पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये दोनों L इज पैरेलल टू M, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और ये जो N लाइन है ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा है तो ये अलग अलग पॉइंट्स पे इनको विभाजित करेगी। तो इसने किया, इनको अलग अलग पॉइंट्स पर विभाजित किया। तो यहां पर आप देख सकते हो तो बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। अब कौन सा एंगल किसके बराबर होता है, मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। एक बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग में दो विंग्स हैं। वो जो दो विंग्स हैं उसमें एक ही टाइप के घर बने हुए हैं। तो क्या नीचे वाला जो घर होगा वो ऊपर वाले के जैसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वही सेम चीज ये है कि जो एंगल नीचे वाले में जहां पर है वो ऊपर वाले के वहां वाले एंगल के बराबर होगा। जैसे 1 5 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि एंगल 1 बराबर होगा आपका एंगल 5 के, एंगल 3 बराबर होगा आपका एंगल 7 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 4 बराबर होगा आपका एंगल 8 के। और ये एंगल बराबर क्यों होगा, ये बराबर होगा आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। कोरस्पॉन्डिंग
एंगल यानी कि संगत कोण, ये आपस में संगत कोण होंगे और बराबर कोण होंगे। ठीक है, तो फिर दूसरी चीज ये आती है, और कौन कौन से एंगल बराबर होंगे। तो ये एक लाइन पर एक, ये मैं रिमूव कर रहा हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। किसी लाइन पर बना, मैंने क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, ये अगर दोनों एंगल्स को आप जोड़ोगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, θ1 और θ2। तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं। अब ऊपर वाला एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्या इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 180 डिग्री होगी, बिल्कुल होगी। सिमिलरली आपकी एंगल 5 प्लस एंगल 6 की वैल्यू भी 180 डिग्री होगी। एंगल 7 प्लस एंगल 8 की वैल्यू भी 180 डिग्री होगी। अब इसमें आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होते हैं। वो बराबर किस वजह से होते हैं, जैसे आप यहां पर सबसे पहली चीज कि आमने सामने के जितने भी एंगल्स हैं वो सब के सब बराबर होंगे। यहाँ पर एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा और एंगल 6 एंगल 7 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये चीज लिख लीजिए आप, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर होगा आपका एंगल 3 के, और एंगल 5 बराबर होगा आपका एंगल 8 के, और एंगल 6 बराबर होगा एंगल 7 के। और ये क्यों होगा, ये होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, ये आपस में एक दूसरे के शीर्ष, इनका शीर्ष कहाँ है, यहाँ पे, तो ये शीर्ष भिड़ा हुआ है ना, तो ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और इनकी क्या है, ये 1 और 5 जो बराबर थे, ये इनकी क्या है, इनकी संगति बराबर, संगत एक जैसी है, तो ये सारे के सारे इस वजह से बराबर होंगे। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ कोण है जो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूं कि वो क्यों बराबर होंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने आपको बता दिया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये ए बी और सी डी लाइन है, इसमें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और साथ में ये आपस में बराबर एंगल भी होंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। तो मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इनकी संगति एक जैसी है और इनको संगत कोण बोला जाता है। तो ये आपस में बराबर भी होंगे और आपस में संगत कोण कहलाएंगे। एंगल 1 और 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण है, और ये आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण क्या होता है कि ये जो अंदर वाले कोण है ना, जो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे भाई, एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है क्या इस वाले एंगल के बराबर होगा। हाँ जी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला एंगल 6 ये एंगल 2 के बराबर था,
था। अब ये 2 के बराबर था एंगल, तो ये जो एंगल है इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होगी? एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल 2 और 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी हुई? 180 डिग्री। और एंगल 5, 6, 7, 8 और इस वाले एंगल की वैल्यू, ये वाला जो एंगल 3 है, इसकी वैल्यू अगर हम ये 5 ये एंगल 5 के बराबर एंगल 4 हुआ था, 4 होगा, क्योंकि आपका ये वाला जो एंगल है, वन एंगल, अगर स्ट्रेट लाइन की हम बात करें तो ये एंगल 1 प्लस 3 भी तो आपका 180 डिग्री ही होगा। और यहाँ पर आपका जो ये एंगल 5 और एंगल 6 है, एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये कितना होगा? 180 डिग्री। अब जब दोनों की वैल्यू 180 डिग्री है, तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6 लिख सकते हैं? तो एंगल 5 क्या एंगल 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, संगत कोण है। तो जब ये संगत कोण है, आपस में बराबर है, तो 5 से 1 कट गया, तो एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं कि ये वाला जो दो एंगल है, ये एंगल 1 और 8, तो यहां से आप क्या कर सकते हो भाई, हमें ये चीज पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो क्या मैं एंगल 2 और एंगल 6, क्या 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल आपका 2 है और ये आपका एंगल 6 है, तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 180 डिग्री होगी कि नहीं होगी? होगी। और एंगल 6 प्लस एंगल 8 की वैल्यू आपकी 180 डिग्री होगी। होगी। अब जब दोनों की वैल्यू 180 डिग्री है, तो इनको क्या हम इक्वल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एंगल 6 प्लस एंगल 8, 2 और 6 ये आपस में बराबर थे। क्यों थे? जस्ट बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि संगत कोण की वजह से। तो ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, तो एंगल 1 आपका बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये लास्ट है आपका, ये सॉरी, ये क्या नंबर था? 5। तो ये आपका है 6 नंबर। 6 नंबर। तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपके? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल 3 था और ये एंगल 5 था। तो ये दोनों आपस में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, और ये बराबर नहीं होंगे। इनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। वो कैसे? देखिए, ये एंगल 1 था, क्या ये 1 और 3 दोनों स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं? हाँ जी हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। जब इन दोनों की वैल्यू 180 डिग्री होगी, तो क्या एंगल 1 को मैं एंगल 5 लिख सकता हूँ? क्योंकि ये दोनों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर एंगल होंगे ना। तो एंगल 5 प्लस एंगल 3 आपका 180 डिग्री होगा। तो यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एंगल 3 एंड 5 आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, क्रमागत अंतःकोण है, और इन दोनों की वैल्यू 180 डिग्री होगी।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।